जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली एक पहली सीरीज़ मैंने चला रखी थी, वो बीच में मैंने बंद कर दी थी। बंद इन द सेंस उसमें गैप हो गया थोड़ा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की एक सीरीज़ चल रही थी। इसमें मैंने 7 या 8 लेक्चर मैंने पहले कर दिया है, वो अपलोडेड है, ठीक है, बना दिया है। और ये मान के चलिए कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, वीडियो हो, कोई भी हो, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, जहाँ पर ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये इसका 9वां पार्ट है, ठीक है। आप इसके पहले वाले जो वीडियोज़ हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसकी लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लीजिएगा। ये मान के चलिए अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से विद मैप, डायग्राम और ये सब चीज़ों से मैंने इसको समझाया है आपको। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, उसी कंटिन्यूएशन में है। अगर आप देखेंगे इसको 20 से देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ में आए। समझ में तो आएगा क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मतलब ये नहीं है कि बहुत कनेक्टेड है, लेकिन हाँ ये है कि समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा जो भी होगा। इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना है आपको तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूँगा, ठीक है। जो भी मतलब पीडीएफ वगैरह होती हैं या परीक्षा संबंधी जानकारियाँ होती हैं, वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो उस पर भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देता है तो नहीं मिलता है, उसके लिए भी आप उस पर जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें उर्वरक का प्रयोग ये बताया गया है। देखिए, जो ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी ये वाला पार्ट है ना, ये आपका मेंस से भी रिलेटेड टॉपिक है ये, ठीक है। ये सिर्फ प्री में ही नहीं काम आता, सिर्फ मतलब प्री के लिए ही नहीं है, ये मेंस के लिए भी आपको उतना ही आवश्यक है। मृदा से संबंधित एक टॉपिक है आपका, ठीक है, GS3 में है, GS2 में भी कुछ पार्ट आता है इसका, तो ये आप उससे भी रिलेट करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मृदा वाला जो पार्ट है उसमें पूरा उसमें बताया गया है, उसमें मेंस की उससे बता रहा हूँ मैं, तो यही सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। देखिए, इसमें उर्वरक जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है उससे क्या प्रदूषण और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनता है और क्या चीज़ें उससे प्रभावित होती हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कृषि में मृदा में जो है वो कृषि मृदा में कृत्रिम नाइट्रोजन का उर्वरक होता है, वो उसी से जो है ये पादपों को नाइट्रेट के रूप में 33% प्राप्त होता है। देखिए, जो पादप होते हैं, वनस्पति होते हैं, वो सीधे नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। क्रमिक रूप से पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में निर्मुक्त होते हैं, ठीक है। फिर मवेशी अपशिष्ट होते हैं, उससे सह उत्पाद में निर्मित अमोनिया जो होती है वो देखा होगा आपने। कुक्कुट जो आपने देखा होगा, उसमें भी ये अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक पर्यावरण में निर्मुक्त होता है। देखिए, आप कहीं भी इस तरीके की जगह पे जाइए ना तो अजीब सी गंध आती है आपको। जब आप जहाँ पे कुक्कुट पालन होता है ना, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ से आसपास से गुजरेंगे तो अजीब सी महक आएगी। तो वो क्या है, वो इसी के लिए है, वो निर्मुक्त जो नाइट्रोजन यौगिक होता है उसी वजह से वहाँ पे उसकी एक अलग सी एक महक आती है, गंध सी आती रहती है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन प्रदूषण है, इसलिए उसको समझ के रखिएगा आप। ये बीच से ऐसे इसलिए लग रहा होगा आपको, ये आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में भी देखिए कि पॉलीथीन एथिलीन, जिसका जो ये आपका केमिकल वो फार्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है। ये पॉलीमर का बहुलक होता है। प्लास्टिक अभी याद होगा आपको, प्लास्टिक पर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक SUP पर 1 जुलाई 2022 से, याद रखिएगा जुलाई, 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है, जिसे प्राप्त किया जाता है किससे, एथिलीन के बहुलीकरण से। यानी उसका जो एथिलीन होता है, एथिलीन पॉलीएथिलीन ये दिया है, C2H4 ये जो दिया हुआ है, इसी के बहुलीकरण से ये पॉलीथीन प्राप्त होता है। प्लास्टिक, लोहा, सीसा, ये क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। ये पूछा गया है ये, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो मतलब उनको समाप्त होने में
सदियां बीत जाती हैं। कहने का मतलब ये होता है समाप्त तो होंगे वो, लेकिन उनको समाप्त होने में मतलब सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, थोड़े दिन में नहीं। कुछ होते हैं पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आपके मतलब कुछ वर्षों में समाप्त हो जाते हैं, कुछ दिनों में समाप्त होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब सदियां गुजर जाती हैं, यानी शताब्दियां निकल जाती हैं, इस तरीके से है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, ठीक है, इसको मतलब डिग्रेड नहीं कर सकते हो आप। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसी से संबंधित एक मतलब ये दिया हुआ है, इसका आगे यहाँ से हो गया, ये प्लास्टिक वाला हो गया। आप देखिए ये रेडियोधर्मी एवं अन्य गैसीय प्रदूषण के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है वो प्रदूषण से ही संबंधित है, ये पोल्यूशन से संबंधित है, और वही जो टाइप्स ऑफ मतलब जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो पहले जल प्रदूषण देखा था हमने, ठीक है, उसके बाद मृदा प्रदूषण, ये सारी चीज़ें, वायु प्रदूषण भी देख लिया है। तो उसी तरीके से ये बता रहे हैं कि और किन किन तरीक़ों से प्रदूषण फैलता है। तो उसी में प्लास्टिक वाला हो गया ये। अभी देखिए रेडियोधर्मी और अन्य गैसीय प्रदूषण जो होते हैं, यानी कि ये इनसे किस प्रकार से प्रदूषण फैलता है और क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए आपको एक महत्वपूर्ण ये जो तथ्य दिए हुए हैं, ये परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए और याद रखिएगा, ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 में ये हुई थी ये घटना, और बहुत ही भयंकर त्रासदी थी ये एक तरीके से। और हुआ क्या था कि एक फैक्ट्री थी जो वहाँ पे भोपाल में, जो कि कार्बोनेट कीटनाशकों का उत्पादन करने के लिए वो वहाँ पर बनाया जाता था, मतलब कीटनाशक बेसिकली वहाँ पे बनाया जाता था। और उस कीटनाशक में ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसका प्रयोग करने के दौरान मतलब उसी के दौरान क्या हुआ कि वहाँ पे लीकेज हो गया इसका, ठीक है। और लीकेज हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला, बेचारे वो मतलब रात में सोए और रात में फैक्ट्री से लीकेज हुआ, और आसपास के मतलब हज़ारों लोग जो है वो सुबह उठ ही नहीं पाए, मतलब उनका वहीं से मतलब सोते सोते ही वो बेचारे चल गए, दम घुट गया और मर गए, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में, तो कई बार पूछा गया है, और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि किस गैस का रिसाव हुआ था या उसका कारण क्या था, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका जो प्रयोग कहाँ होता है, तो ये कार्बोनेट कीटनाशक उत्पादन में। यूक्रेन जो तत्कालीन अभी जो आप देखा होगा अपनी यूक्रेन रसिया वार भी चल रहा है, तो वो पहले यूएसएसआर का ही वो था, एक पार्ट था, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि चेर्नोबिल की जो स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी, तो ये 1986 में हुई थी। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः किस प्रकार का जो प्रदूषण फैलाता है, तो वो ऊष्मीय प्रदूषण कारक कहलाता है, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया गया है कि ये जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। कायिक और अनुवांशिक दोनों प्रभाव हो जाते हैं। तो कायिक में ये आता है कि भैया ऊतकों और अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करना, एनीमिया व रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु भी हो सकती है, तो ये कायिक प्रभाव है। अनुवांशिक में क्या होता है कि आप जो ड्रोसोफिला पर अध्ययन से इस पर अध्ययन किया गया था, उससे पता चलता है कि इससे उत्परिवर्तन दर जो है वो वृद्धि हो जाती है। म्यूटेशन जो उत्परिवर्तन दर होती है, यानी म्यूटेशन के जो रेशियो है म्यूटेशन का, वो बढ़ जाता है इससे, रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है उससे। अनुवांशिक गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए या वाक्य में दे दिया जाए सेंटेंस में कि क्या रेडियो एक्टिव प्रभाव जो है वो रेडियो एक्टिव प्रभाव म्यूटेशन की दर को बढ़ाता है, तो मतलब उसमें हाँ या नहीं करके दे देगा, जैसे नहीं बढ़ाता है ऐसे करके दे देगा, तो फिर आपको अगर नहीं पता है तो वो चीज़ आप गलत कर जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि बढ़ा देता है दर को। नेक्स्ट देखते हैं कि जैव उपचार। जैव उपचार का मतलब ये हुआ कि कुछ जैसे आप ये प्रदूषण हो गया, ठीक है, प्रदूषण फैल गया पानी में, मृदा में, ठीक है, इन सब में जैसे कुछ ये जो प्रदूषण फैलते हैं, तो उनका कुछ बायो रेमिडिएशन होता है। ये क्या है, ये बायो रेमिडिएशन है ये बेसिकली। तो वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, वो सब बताया गया है इसमें। देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि बायो वेंटिंग, बायो स्पैर्जिंग, ठीक है, जैव छिड़काव, जैव संवर्धन, ये बायो स्टिमुलेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं कि तकनीकी हैं। ये तकनीक कौन कौन से तकनीक हैं ये जैव उपचार की। ये थोड़ा पेज वैसा है, अदरवाइज़ आपको समझने में आसानी होती है अगर एक पेज पे समझते हैं हम। तो जैव उपचार का जो ये दिया हुआ है जैव उपचार तकनीक, तो एक होती है इन सीटू, यानी कि मतलब इन सीटू यानी स्वास्थाने। स्वास्थाने का मतलब हुआ कि जहाँ पर पोल्यूशन हुआ है
वहीं पर इनको छोड़ दिया जाता है, वहीं पर इनको किया जाता है इनका उपचार। और एक होता है एक्स C2 यानी कि थोड़ा सा हट के, यानी कि उस मतलब दूसरे तरीके से अपना के। तो देखिए उसमें बताया गया है जैसे वो तरीक़ों में क्या है इन स्वास्थ्य में। ये देखिए बायोवेंटिंग, इसमें क्या होता है, जब संदूषक गहराई में हो, कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है, तो इसको बायोवेंटिंग बोलते हैं। ठीक है, बायोवेंटिंग। ये जो टर्मिनोलॉजी है याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि बायोवेंटिंग क्या है, ऐसे करके दे देगा, फिर नीचे आपको बता देगा ये कि पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाना, या विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस दे देगा, आपको उसमें से चूज़ करना होगा, तो याद रखिएगा इसको। जैव छिड़काव क्या है, भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है, वो जैव छिड़काव कहलाता है। ठीक है, जैव संवर्धन क्या है, बायो ऑगमेंटेशन क्या है, जैसे एक मतलब अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थानों पर उनकी संख्या को बढ़ाया जाना, यानी कि जहाँ पर प्रदूषण हुआ है वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ला करके उनकी संख्या को बढ़ाया जाना जैव संवर्धन कहलाता है। बायो स्टिमुलेशन क्या है, पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहयोग करना, वही जो ये चीज़ है इनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक, तो ये तकनीकी हो गई स्वास्थ्य। अब हम देख लेते हैं वाह्य स्थाने वाले में क्या होता है, जैसे कंपोस्टिंग क्या है, कृषि अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करना। ठीक है, बायोपाइल्स क्या है, लैंड फॉर्मिंग कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह पर उपचार में प्रयोग करना। फिर बायोरिएक्टर क्या होता है, नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ का व जल का उपचार, वो होता है बायोरिएक्टर। लैंड फॉर्मिंग क्या है, दूषित मृदा कीचड़ को खोदकर भूमि की सतह पर फैला दिया जाता है एवं बारंबार जुताई की जाती है, जिससे सूक्ष्म जीव जो है वो प्रेरित होते हैं। तो ये हो गया एक्स C2 यानी कि वाह्य स्थान है। ठीक, ये याद रखिएगा। जैव उपचार में देखिए ये परिभाषा वगैरह दिया हुआ है, ऊपर पहले बता दिया गया था, वो नीचे ये है। तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर, जैसे मैंने बताया था ना कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने पर और विषैले पदार्थों को मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया ही वो जैव उपचार कहलाती है। तो तकनीकी वही प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीकी है वो। ठीक है, इसका उपयोग वही सतही जल, भूमिगत जल व मृदा को स्वच्छ करने, मैंने बताया ना कि जल और मृदा को स्वस्थ प्रदूषण मुक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसमें वही प्रकार बता दिया जो ऊपर मैंने बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं ये। ठीक, स्वास्थ्य और वाह्य स्थान। तो स्वास्थ्य मतलब प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में जैव उपचार करके, और वाह्य स्थान का मतलब हुआ जहाँ प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर, मैंने बताया ना कि जहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ है वहीं पर करना उपचार, वो स्वास्थ्य कहलाता है, और उसको अन्य जगह ले जाकर उपचार करना वो वाह्य स्थान कहलाता है। ठीक, इसी जैव उपचार का ही ये ऑयल जैपर है एक, मतलब ये भी एक तकनीकी है, जीवाणु आधारित। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ऑयल जैपर जो है वो किस आधारित तकनीक, कौन सी आधारित तकनीकी है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरियल आधारित ये तकनीकी है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो ऑयल जैपर के बारे में ध्यान रखिएगा। इससे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसको बनाया किसने, तो ये टेरी द्वारा विकसित किया गया है। टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये करता क्या है, ये 5 जीवाणुओं को मिलाकर मतलब विकसित किया गया है, बैक्टीरिया को मिला करके। ये इसके तरीके देखिए, इस बताया है, तैलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी। यानी जहाँ पे जैसे कई बार क्या होता है कि ऑयल टैंकर लीक हो जाते हैं, आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में सुना होगा, ऑयल आ रहा है, टैंकर लेकर के समुद्री जहाज से आ रहा है और लीक हो गया। तो और या कहीं ऐसे अन्य जगहों पर भी लीक हो जाता है जहाँ पे कोई तालाब या झील वगैरह है, तो इसका ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में ये बताया गया है कि कैसे किस तरीके से इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। ये प्रदूषक और इनसे रोग, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है ये। तो देखिए ये पारा से क्या होता है, मिनीमाटा, याद रखिएगा मिनीमाटा। कैडमियम से इटाई, नाइट्रेट आयन से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये 2021 या 21 में ही एक क्वेश्चन आया था ब्लू बेबी सिंड्रोम से, तो लोगों ने नाइट्रेट उसमें लगा दिया था, लेकिन उसका उत्तर कुछ और ही दिया था, और बाद में ये पता चला कि हाँ ये इसकी कमी से होता है, लेकिन ये कुछ और रीज़न है। ठीक है, फ्लोराइड आयन, ये फ्लोरोसिस यानी दांत के जो बीमारी होती है ना, पीलापन आपने देखा होगा, कीटी पड़ जाती है दांतों पे, पीली जो परत पड़ जाती है,
वो फ्लोराइड आयन की वजह से होता है, यानी उसकी जो बीमारी का नाम है वो फ्लोरोसिस कह रहे थे, फ्लूरोसिस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। कैडमियम से, इसमें बताया गया है कि कैडमियम से क्या क्या कैसे कैसे प्रभावित हो सकते हैं। देखिए कैडमियम से बताया गया है इसमें जैसे कि श्वसन विष की तरह कार्य करता है ये, रक्तदाब को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को, हृदय संबंधी अधिकांश रोगों का मूल कारण यही है, कैडमियम ही है। ठीक है, पेयजल में अधिकता हो जाती है, कैडमियम इटाई हड्डियों में तीव्र दर्द होने लगता है। तो ये सब रीज़न और लक्षण और ये हैं, रोग और लक्षण। ठीक, पारा से देखिए, पारा का अन्य नाम मरकरी है, आपने सुना ही है। पारा का जो, जैसे पारा युक्त जल का अगर सेवन करेंगे तो वो कारण क्या बनता है, मिनीमाटा रोग होने का। ठीक है, अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा जो है उसी में मिश्रण हो जाता है, उसमें सूक्ष्म जैविक क्रियाएँ होती हैं जिससे कि मिथाइल जो है पारा बन जाता है वो, और वो क्या होता है, वो विषैला पदार्थ हो जाता है। ठीक है, उसका दुष्प्रभाव देख लीजिए क्या होता है अगर मिथाइल पारा हम उसका सेवन करते हैं किसी भी तरीके से, तो देखिए उसका बहरापन, आँखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, होंठ, जीभ हुआ, कई अन्य अंगों में जो शून्यता मतलब वो नम पड़ जाना, बोलते हैं ना मेरा ये शून्य पड़ गया, ये तो वही है वो। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित ये एफ्लाटॉक्सिन ये एक वो है, मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेक्स यानी फफूंद द्वारा उत्पन्न होता है ये कैंसर जनक पदार्थ। ठीक है, ये जो एफ्लाटॉनिक्स टॉक्सिन करके दिया हुआ है, ये क्या क्या कर सकता है उसका कारण बताया गया। यकृत कैंसर का कारक है ये, कम आणविक भार वाला एक यौगिक है। ठीक है, तो ये प्रश्न इसी तरीके से पूछा भी गया है कि एफ्लाटॉक्सिन क्या है ये, तो ये याद रखिएगा क्या है एफ्लाटॉक्सिन। ये मतलब एक फफूंद के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और ये कैंसर जनक कारक है यकृत कैंसर के लिए, यानी लीवर कैंसर के लिए ये एफ्लाटॉक्सिन मतलब कारक है ये। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि यकृत जो कैंसर और लीवर कैंसर के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो एफ्लाटॉक्सिन याद रखिएगा। ठीक है, देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, देखिए ये जो पीओपी होते हैं ना, पीओपी क्या होते हैं, ये पीओपी के बारे में देखिए जान लीजिए, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। पीओपी का पूर्ण नाम ये बता दिया हमने, पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिक, चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण। ठीक है, तो इसको पीओपीज याद रखिएगा, चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो जाता है इनका हवा, पानी, भूमि और भोजन के माध्यम से। मानव एवं पशु ऊतकों में संचित होने की इनकी क्षमता होती है, इसीलिए इन चीज़ों को जो है वो, इसके लिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है पीओपी के लिए। इसके लिए जो है स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है वो इसी के लिए हुआ था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए कुछ प्रदूषक दिए हुए हैं यहाँ पे और उससे प्रभावित होने वाले अंगों का नाम दिया गया है। जैसे एस्बेस्टस धूल जो है वो किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। ठीक है, सीसा किसको प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है, नर्वस सिस्टम जो होता है, और मस्तिष्क, दोनों को सीसा जो है वो प्रभावित करता है। पारा किसको, उदर को, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त धमनियों को प्रभावित करता है। ये मैचिंग में भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये इसी तरीके से मैचिंग में भी प्रश्न पूछा गया है और सिंगल वन लाइनर में भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। यहाँ फिर और प्रदूषक दिया हुआ है, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हृदय को जो है वो क्षति पहुँचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं, कैंसर के लिए उत्तरदायी होते हैं। धूल कण जो है वो स्वास्थ्य संबंधी, आपने देखा होगा, स्थैमेटिक प्रॉब्लम वगैरह कर देते हैं। सीसा जैसे अभी बताया आपको हमने ऊपर, जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है और मानव मस्तिष्क को। ठीक है, प्रदूषण से संबंधित कुछ विविध तथ्य हैं, उनको याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, तो इनको आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे परीक्षा में। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसा होता है, तो ये होता है 2.5 माइक्रोन का होता है, याद रखिएगा। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में, यानी उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो क्या चीज़ मिलाई जाती है, तो वो आर्जीमोन के बीज मिलाए जाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में क्या हो जाता है, क्या कौन सी बीमारी हो जाती है, तो एस्बेस्टोसिस। ठीक है, जो फेफड़े को मतलब नुकसान पहुंचाती है। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इंसिनरेटर्स, ये याद रखिएगा। ये 2019 में शायद पीसीएस में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था ये। ऊष्मीय शक्ति जो संयंत्रों में कोयला दहन के परिणाम स्वरूप कौन सा मतलब पदार्थ ये उत्सर्जित होते हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के
ऑक्साइड्स, ये सब जो है वो ऊष्मीय जो थर्मल पावर होता है ना, थर्मल पावर हाउस आपने देखा होगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें निकलती हैं उसमें से। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो प्रश्न, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए जल संरक्षण के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, फैक्ट्स ये पूछे गए हैं। जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 1993 22 मार्च को, इसीलिए तभी से मनाया जा रहा है। UN वाटर नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कब से? 2003 से चलाया जा रहा है। तरुण भारत संघ एक NGO है, ये तरुण भारत संघ, ये राजेंद्र सिंह, ठीक है, भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं ये, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, भारत के जल पुरुष। इन्होंने जल संरक्षण में मतलब बहुत अच्छा काम किया है, इनका NGO जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इनको जो है वो रिकग्नाइज़ भी किया है सरकार ने। तो देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ नोट दिया हुआ है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो वही 1993 से ही तो मनाया जा रहा है वो, और 92 में ये बैठक हुई थी। अन्य कुछ तथ्य दिए गए हैं इसमें। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी। तो ये सीधे सीधे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, तो ये याद रखिएगा। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर बनाई गई नई योजना का नाम, तो ये हो गया राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, यानी कि इन दोनों योजनाओं को जोड़ करके एक बना दिया गया। तो ये प्रश्न इस तरीके से पूछा भी गया है और आगे भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना जो है वो कब बनाई गई? तो फरवरी 2013 में, याद रखिएगा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः कांटों में बदल जाती हैं, ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, उसी को ये यहाँ पे भी बताया गया है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन कब हुआ था? इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया था अभी PCS 2022 में भी पूछा गया है ये, तो ये याद रखिएगा। उसके कार्य के बारे में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वो चीज़ याद रखिएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ये। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष। सदस्य, तो गंगा के प्रवाह में आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनके सभी मुख्यमंत्री जो है वो सदस्य होते हैं, ठीक। इसको देखिए आगे, उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य वही गंगा नदी को संरक्षण मतलब सुनिश्चित करना। नेतृत्वकर्ता, तो राष्ट्रीय स्तर पर नदी के संरक्षण प्रयासों, ठीक है, उसको प्रयास करना। कार्यप्रणाली क्या है? गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी और नियामक का कार्य करना, रेगुलेटरी तरीके से कार्य करता है ये। दीर्घावधि उद्देश्य, ये 2020 तक के लिए था, बेसिकली 2009 से 2020 तक था, लेकिन अभी इसको बढ़ाया भी गया है आगे, ठीक है। तो 2020 तक गंगा को औद्योगिक अपशिष्ट अशोधित सीवेज जल, देखा होगा आपने, बहुत सारा मतलब जो अनट्रीटेड जो बोलते हैं ना उसको, वेस्ट जल, वो सीवेज वेस्ट, वो सब गंगा नदी में बहा दिया जा रहा है। इसी वजह से जो है उसका प्रदूषण स्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि नमामि गंगे जैसे प्रोग्रामों में, मतलब उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, इनको सही करने में बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। जागरूकता भी नहीं है लोगों के अंदर। देखिए आप, आस्था ऐसी है कि हम मतलब गंगा माँ, मतलब माँ बोलते हैं नदी को, गंगा नदी इतनी पवित्र है कि उनको हम माँ बोलते हैं, लेकिन उनको हम प्रदूषित करने का मतलब एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या उसमें फेंकते रहते हैं, ठीक है, प्रवाहित करते रहते हैं लोग। तो उन सब चीज़ों से मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसमें ना फेंकें, ठीक है। फूल पत्ती ये वो पता नहीं और जाने क्या क्या चीज़ें, आपको सब पता है, ठीक है। तो उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये धरोहर है एक तरीके से, और इनको हम अगर सुरक्षित रखेंगे तो हमारे जो जल और इन सब चीज़ों की समस्या है वो मतलब हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं ध्यान दिया, नहीं चेता, तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो हमें ही गालियाँ देगी। तो इसलिए थोड़ा पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दीजिए, पानी वेस्ट मत कीजिए। पानी हमने देखा है कि लोग मतलब पानी अगर
ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जहाँ पर पानी अवेलेबल है तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आप ऐसे क्षेत्र में जाइए, जैसे राजस्थान के आप ऐसे जैसलमेर जैसे इलाके में जाइए, या कहीं ऐसे जगह चले जाइए, बीकानेर, ये वो और भी इलाके हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाइए तो वहाँ भी पानी की मतलब किल्लत होती है। तब आपको पानी की असली जो वैल्यू है वो पता चलेगी। ठीक है, आप मैंने यहाँ देखा है लोग समरसेबल लगवा लेते हैं, इतना बुरी तरीके से पानी का वेस्टेज करते हैं। नहाने के लिए उनको जहाँ पर 2 बकेट चाहिए पानी, वो पानी जो आता है ना वो पाइप से, उसको सीधे सीधे उसी का यूज़ करते हैं, और कम से कम मतलब नहीं तो सैकड़ों लीटर पानी वो डेली वेस्ट करते हैं। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा, जब पुश्तें गाली देंगी तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, ये प्रश्न पूछा गया है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1985 में पूछा गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय पर ये इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के इसके जो वर्तमान नाम वही है, मैंने बताया ना, तो यही चल रहा है अभी। और पदेन अध्यक्ष इसके मैंने बताया था प्रधानमंत्री ही होते हैं। उद्देश्य वही है, प्रदूषित नदियों के किनारे वाले जो शहर हैं उनको उनके प्रदूषण का उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता को जो है वो सुनिश्चित करना, उनमें सुधार लाना। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नमामि गंगे मैंने बताया अभी, जैसे कि 14-15 में ये शुरू किया गया था प्रोग्राम नमामि गंगे का। इस पर उत्तर प्रदेश मेंस में मतलब पीसीएस में सवाल पूछा गया है ये नमामि गंगे के बारे में। तो जब भी आप तैयार कीजिए थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसमें तो आपको प्री के उससे दिया गया है, लेकिन आप जब तैयार कीजिएगा नमामि गंगे के बारे में पूरा डिटेल के साथ तैयार कीजिएगा, इसके कार्य क्या हैं, कैसे हैं, तो ये सब। ठीक है, तो जैसे नमामि गंगे तो 14-15 में ये आया था। ठीक है, एकीकृत गंगा विकास परियोजना यही है, इसका इतना करोड़ इसमें आवंटन किया गया था। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण और संपूर्ण शहरों में, मतलब जहाँ जहाँ से गंगा गुजरती हैं वहाँ से प्रावधान। इसमें निर्मल धारा, नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अविरल धारा सुनिश्चित करना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। और भी क्या क्या है गंगा कार्य योजना में। प्रथम चरण जो है शुरुआत हुई थी 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे। द्वितीय चरण इसका 93 में शुरू हुआ। गोमती गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान ये 93 में शुरू हुआ था। इसी 93 से ही ये प्रथम चरण शुरू हुआ यमुना एक्शन प्लान का। ठीक है, फिर 2004 में दूसरा चरण, 2016 में ये तीसरा चरण शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। नदियों को सुरक्षित करना, उनको स्वच्छ बनाने का जो कार्य है वो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ सरकारों का ही नहीं है। आप हम जैसे जो नागरिक हैं, सिविल नागरिक, अपने जो नागरिक समाज जो है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसमें जागरूकता नहीं होगी तो सरकार का अकेले के बस का नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो सिर्फ सरकार का ही रोल नहीं है, उसमें आप भी उस पर्यावरण में रह रहे हैं तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। आप जिस लेवल पर हैं, जिस स्तर पर आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उस लेवल पर आपको पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी मतलब क्या कह सकते हैं, ये आपको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क, कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? लखनऊ में। सुनामी की उत्पत्ति का कारण, ये समुद्र के भीतर उत्पन्न भूकंप। सुनामी क्या होता है? बेसिकली जो समुद्र में आपने लहरें देखी हैं, समुद्र में जो लहरें आती हैं, वही लहरें जब मतलब विशाल रूप धारण कर लेती हैं, यानी कि जब लहरों का जो पानी का स्तर है उसमें बड़ी मतलब ऊंचाई तक वो जाने लगती हैं, तो वो सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान द्वारा संबंधित परीक्षण के लिए गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? वो हीलियम होती है। डायनासोर्स का कब्रिस्तान कौन सा है? वो मोन्टाना अमेरिका में एक जगह है, उसको बोलते हैं डायनासोर्स का कब्रिस्तान। भारतीय कृषि वैज्ञानिक जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई, तो किसको दिया गया था? ये MS स्वामीनाथन को। इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में जो है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन जो भारत के हरित क्रांति वो MS स्वामीनाथन को ही माना जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। देखिए कुछ यहाँ पे संगठन और संस्थान दिए गए हैं, उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये पूछे जाते हैं कि ये संगठन मतलब मैचिंग में आता है, और वन लाइनर में भी पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि भारत का वन जीव संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में, याद रखिएगा।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भोपाल में ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। हैदराबाद में ये पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? ये पुणे में है। जोधपुर में ये CAZRI है, याद रखिएगा जोधपुर में है। जयपुर में आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान है। अल्मोड़ा में हिमालय पर्यावरण एवं विकास का संस्थान गोविंद वल्लभ पंत संस्थान है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुछ अन्य नाम और ये सब दिए गए हैं, जैसे स्थित संस्थान दिया गया है। ये अंटार्कटिका में क्या है? भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र खोला गया था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ पे है? ये है अंटार्कटिका में। ठीक है, ये 1985-86 में खोला गया था, ये 1985-86 में। ठीक है, जो लेटेस्ट है वो ये वाला है, ठीक है, भारती, जो कि 2012 में खोला गया था। तो इनका याद रखिएगा नाम, और इनकी जगह याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। अभी सिर्फ इसमें एक ही है, ये भारती ही चल रहा है, बाकी तो सब मतलब बंद हो चुके हैं, लेकिन ये चल रहा है अभी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ दिवस दिए गए हैं, उनकी थीम ये पुरानी हो चुकी है तो उसको आप मत याद कीजिए। अभी लेटेस्ट वाली जो थीम है उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ पुरस्कार और उनसे संबंधित क्षेत्र देख लीजिए, पूछे जाते हैं ये। जैसे इंदिरा गांधी पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार, तो ये जैसे नाम में ही लिखा हुआ है तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ये टॉयलर पुरस्कार है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप मतलब इसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। टॉयलर पुरस्कार ये पर्यावरण से ही है। बोरलॉग पुरस्कार भी वहीं से है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यहाँ तो पर्यावरण जुड़ा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ये पूछा गया प्रश्न है। ये ग्लोबल 500, ये PCS में पूछा गया प्रश्न है कि ग्लोबल 500 जो है वो किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। देखिए कुछ दिवस और तिथि दिए गए हैं, उनको आप याद रखिएगा। 1 नंबर का 100% एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपका UP PCS में आता ही है। आप RO ले लीजिए, UPSSC UP PCS कहीं से भी आएगा, एक प्रश्न जरूर आएगा इससे। जैसे अभी PT के एग्ज़ाम में भी आया था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी दिवस नहीं, 15 अक्टूबर वाली जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें आया था जैव विविधता दिवस। ठीक है, 22 मई। तो देखिए इसमें दिए गए जो डेट्स हैं उनको याद रखिएगा। जैसे वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जैव विविधता दिवस ये पूछा गया था 22 मई। ठीक है, अन्य एग्ज़ाम जो मतलब 3-4 पेपर जो और हुए थे, 4 शिफ्ट में हुआ था, तो चारों में एक प्रश्न पूछा गया था। ओजोन दिवस पूछा गया था, ये भी पूछा गया था 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के प्रथम जो सोमवार होता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। इसमें तो बहुत कम दिए गए हैं। मैंने कराया भी है, ताबड़तोड़ रिवीजन में भी कराया है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए समुद्री अम्लीयता के बारे में बताया गया है इसमें। ये मेंस के भी प्रश्न हैं ये सब। ठीक है, मेंस में भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि समुद्री अम्लीयता का बढ़ने का कारण बताइए। तो उसमें आप देखिए CO2 की वृद्धि होती है तो समुद्र की जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी, उसकी एसिडिक जो उसका जो नेचर होता है वो बढ़ता जाता है। तो उसके प्रभाव और वृद्धि वो सब बताया गया है इसमें। देखिए कि क्या होता क्या है भाई, प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी होगी, उसका प्रभाव क्या होगा? जो प्लैंकटन्स होते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जो मछलियों के जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो प्लैंकटन्स होते हैं, यानी मछलियों के जो जीवन चक्र है या उनका जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रभावित होती है। और उससे क्या है, अगर वो प्रभावित होगी, भाई बेसिक चीज़ है प्लैंकटन्स, अगर प्लैंकटन नहीं होंगे, कम होंगे, तो मत्स्य उत्पादन भी कम होगा। तो मत्स्य उत्पादन भी कम होगा तो जो खाद्य सुरक्षा है प्रभावित होगी, आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए कार्बोनेट आयन में कमी, उसका प्रभाव होता है कैल्सिफिकेशन में बाधा। ये पादप प्लव की डिम्बकों की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रवाल विरंजन आपने सुना होगा, कोरल रीफ्स, ठीक है, उनका विरंजन हो जाता है, यानी वो सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो भी याद रखना। कोरल रीफ की जो बाधा होती है बहुत, ये मतलब सब क्यों होता है ये सब इसीलिए होता है कि आपकी जो समुद्र है उसकी अम्लीयता में वृद्धि होती है। ठीक, कंकाल का निर्माण में बाधा। ठीक है, परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लिया जाए।
ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि तथा दीमक के स्रोत, ये क्या, ये सब मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। किसके स्रोत हैं ये सब? तो ये सब मीथेन CH4 के। वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप किसकी बारंबारता होती है? प्रचंडता बढ़ रही है। चक्रवात और तूफान आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है एक तूफान बंगाल की खाड़ी में। पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह सुझाया था किसने? ये मिलानकोविच ने दिया था, मिलुटिन मिलानकोविच ने दिया था। ठीक है, UNFCCC का फुल फॉर्म आया था ये। ठीक है, ये फुल फॉर्म आया था अभी PET में, इसमें ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऐसे करके है ये पूरा। तो ये आया था अभी। ये कब से लागू हुआ था ये संधि? 21 मार्च 1994। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा। वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभकारक दोनों है माफ़ कीजिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ करती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ही आपका जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसमें वो CO2 का ही प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये लाभदायक हो गया। हानिकारक क्या हुआ? हानिकारक जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है ये, क्योंकि अगर इसकी अधिकता हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं कि कितना उसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पे, आपने देखा ही। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए निम्नलिखित के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी मानी जाती है? इतनी मानी जाती है, 0.03%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कितनी सांद्रता मानी जाती है? 0.03%। मूवमेंट फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये पहल किसकी है? ये UNFCCC की है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अत्यधिक ये कुछ बताया गया है इसमें। COP21 में हुआ था पेरिस में। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये पेरिस में हुआ था 2015 में, जलवायु परिवर्तन का जो COP21 है। अभी याद रखिएगा, COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में, जिसमें पंचामृत अपने जो अपने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा पंचामृत लक्ष्य दिया गया है। वो पंचामृत लक्ष्य भी याद रखिएगा, क्योंकि वो आपका मेंस और प्री दोनों लिहाज से बहुत मतलब महत्वपूर्ण है वो। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। COP26 भी है, ठीक है वो। और ये ध्यान रखिएगा COP27 कहाँ पर होगा और COP28 दोनों के जो डेस्टिनेशन वेन्यू है वो डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। COP27 वाला मिस्र में होगा और COP28 जो है वो UAE में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। आर्कटिक, देखिए, अत्यधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा वो आर्कटिक क्षेत्र ही है। ग्रीनलैंड वाला जो हिम चादर है, वो हिम मतलब आपने देखा होगा, ग्रीनलैंड पूरा वाइट दिखता है। वाइट इसीलिए दिखता है कि वहाँ पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर फैली हुई है पूरा। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये बर्फ़ ही हैं जो पहले पिघलना शुरू होंगी, तो वो सबसे पहला एरिया वही प्रभावित होगा। जिस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश माना गया है तो भूटान है। ये तथ्य कुछ और भी दिए हुए हैं, वो देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने, याद रखिएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण कौन कौन से हैं? ये पूछे गए प्रश्न हैं ये। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, CSC ऐसे करके हैं, ये सब हैं ये। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब संस्थान और विभाग के बारे में, वो पहले भी ऊपर भी बताया था हमने, तो वही वाला दिया गया है इसमें। एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे ये तो मैंने बता दिया था, देहरादून में ये है, जोधपुर में ये है, ठीक है। शुष्क वन वाला भी जोधपुर में है, और CAZRI जोधपुर में भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस और टेक्नोलॉजी वाला ये बेंगलोर में है। ये वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? जोरहाट में है। भारतीय वानस्पतिक जो सर्वेक्षण विभाग है ASI का, ये कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। नीरी याद रखिएगा, नीरी बहुत बार पूछा गया है, जाने कितनी बार पूछा गया है नीरी। तो नीरी याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, जो ये नागपुर में है। वन अनुसंधान मैंने आपको बता दिया था ऊपर, देहरादून में है।
तो उसको भी याद रखिएगा। देखिए वन से संबंधित कुछ अधिनियम हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। पहली वन नीति कब आई थी? तो पहली वन नीति आई थी 1992 में 52 में, फिर 88 में आई थी, उसी में मतलब संशोधन हुआ था। संयुक्त वन प्रबंधन यहीं से शुरुआत हुई थी। भारतीय वन अधिनियम 1927 ये है, पहले सबसे पहले बनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 के तहत। ये डेट याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी और उसमें आते हैं ये बनाने के लिए, ठीक है। पीसीएस में तो बहुत बार पूछा गया है ये। वन संरक्षण अधिनियम एक 1980 में भी आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है, तो ये 1986 में आया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। कुछ तथ्य और हैं दिए गए हैं, देखिए वो भी आप एक बार देख लीजिए। ये है हरित विकास, तो ये किसने दिया था शब्द? WM एडम्स, इनका नाम याद रखिएगा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? तो वो मोसानोबू फुकुओका। नेचुरल जो करते हैं ना एग्रीकल्चर, कृषि। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है उस किसने दिया था सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? एजी टांसले का नाम याद रखिएगा। पारिस्थितिकी निच या निस, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करें, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस ऊपर बताया था मैंने, जोसेफ फोरियर। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ये इकोसिस्टम और इकोलॉजी, तो ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आप ये ऐसे याद रखिएगा, जैसे ये इकोलॉजी है, तो आप देखिए यहाँ पे इनके नाम में भी ला आ रहा है बाद में, और इकोलॉजी ला यहाँ भी आ रहा है, तो ये इस तरीके से याद रखिएगा। और ये ट्रांसले में आप ये टी करके आ रहा है ना, इकोसिस्टम, टी आता है उसमें भी, इस तरीके से याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। जैव विविधता सबसे पहले ये रेमंड डैसमैन ने दिया था। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस ने बताया था इस चीज़ को। भारत सरकार ने अब तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 18 हैं, याद रखिएगा। इनमें भी मैप के अंडर कितने आते हैं, कितने टोटल तो हैं ये, ठीक है, लेकिन ये मैन के मैप यानी ये एक इसका यूनेस्को का उसका है ये कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 12 जैवमंडल आते हैं क्षेत्र, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम चलता है ये, तो इसमें 12 आते हैं। उन 12 का ट्रिक बताऊंगा मैं दूसरे में, आज तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये अभी, लेकिन इसको मैं सोच रहा हूँ अब समाप्त कर दूँ, इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो ये अभी आज लास्ट वीडियो हो जाएगा इसका। इकोलॉजी एंड ये जो आपका इकोसिस्टम, ये वाला पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। भारत ये लखीमपुर खीरी के जनपद में कौन सा है? ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा। सलीम अली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। लोकटक जो झील है वो कहाँ है? ताजे पानी की झील मणिपुर में है। यहीं पे जो है डांसिंग डियर वगैरह पाए जाते हैं। फुमडीज़ जो है यहीं पे पाया जाता है। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में स्थित है। एशियाटिक लॉयन का ये निवास स्थल ये मतलब एक ही है यहाँ पे भारत में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो गिर में है। गिर कहाँ है? गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। ये NAQI इंडेक्स ये कब से शुरुआत हुई है इसकी? 2014 से। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए ये मतलब एक संख्या, एक रंग, एक विवरण यानी 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, डिस्क्रिप्शन के रूप में ये कार्य करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। PM 2.5, 10, SO2, NO2, ठीक है। तो ये कहाँ के लिए हैं? ये दिल्ली में बढ़ाते हैं ये प्रदूषण। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन जो है CCAC बोलते हैं इसको, तो ये किस पर मुख्यतः जिन प्रदूषकों पर केंद्रित करता है ध्यान? मीथेन, ब्लैक कार्बन, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा इस चीज़ को। वायु प्रदूषण नियंत्रण जो वायु करके है वो कहाँ पे लगाया गया है? दिल्ली में। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वायुमंडल में स्वच्छ नहीं किए जा सकते, तो वो किसके द्वारा स्वच्छ नहीं किए जा सकते? वर्षा के द्वारा। और उससे बड़े होते हैं तो वो वर्षा होती है तो वो अपने आप ही नीचे चले जाते हैं। ये वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं तो वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक और सेकेंडरी वाला याद रखिएगा। प्राथमिक प्रदूषक हैं जो सीधे मिल जाते हैं वायु, प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं, वो मतलब प्राथमिक कहलाते हैं। लेकिन उनका उदाहरण देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब प्राथमिक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो येलोस्टोन पार्क है। सब मतलब ये पहला खुला था, ये याद रखिएगा। ये प्राथमिक और सेकेंडरी जो प्रदूषक होते हैं, सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पैन होता है ना, पैन का नाम याद रखिएगा आप, पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट ऐसे करके होता है ना, ये स्मॉग जिसको बोलते हैं आप, फिर फोटोकेमिकल स्मॉग ये सब हुआ। तो ये पैन और फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह ये सब क्या है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं। इनके नाम याद रखिए, पूछा जाता है, ये सिंगल मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। तो चलिए ये आज यहीं पे मतलब ये पूरा जो पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला ये पूरा दृष्टि घटना चक्र का ये बेसिकली दृष्टि का ही है ये, ठीक है। तो उसी का ये पूरा सीरीज चल रहा था, तो ये इसका लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद इसमें अब कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों से क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से। ये तो मतलब पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस टाइप का मैंने बता दिया है। आप इसको अगर पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपके एक भी प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मौसम चेंज हो रहा है, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। थोड़ा सा समय मतलब ऐसा चल रहा है सर्द गर्म वाला, तो आप थोड़ा अपने आप को उसी तरीके से बचा के रखिए। बीमार नहीं पड़िए, बीमार पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।